दोस्तों, क्या आप लोग पिशाचिनी प्रेत आत्मा पर विश्वास करते हैं? और क्या आपको लगता है कि प्रेत आत्माएं होती हैं? आज यहाँ पर एक ऐसी घटना का जिक्र किया जा रहा है जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल हो, पर जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं वही इसे महसूस कर सकता है। आज से 25 साल पहले मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था। यह घटना उसी समय की है। मैं उड़ीसा में पोस्टेड था और तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वहाँ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जंगल था जहाँ पर कई अजीब-ओ-गरीब घटनाएं अक्सर हुआ करती थीं। ऐसा भी कहा जाता था कि उस जंगल को किसी औरत का अभिशाप लगा हुआ था, जिसकी वजह से उस जंगल में अजीबो-गरीब घटनाएं हुआ करती थीं। कोई भी उस जंगल में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जंगल इतना भयानक था कि दिन में भी वहां जाने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। अब जरा सोचो कि ऐसे खतरनाक जंगल में अगर कोई रात को चला जाए तो क्या होगा। कुछ बहुत भयानक, जिसकी आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था और मेरे साथ मेरे 3 और साथी थे, अरविंद, विक्रम और गिरीश। हम चारों को ही एक फिक्स टाइम के बाद जंगलों की जांच करने के लिए जाना पड़ता था, ताकि जंगलों में कोई इल्लीगल काम न कर रहा हो। हम चारों का काम ही जंगलों में इधर उधर घूमते हुए वहां होने वाली हरकतों पर नजर रखना था। 5 सालों से हमें इस काम का अनुभव था, लेकिन उस बीहड़ अभिशप्त जंगल में हमें जो अनुभव मिला वो चौंका देने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड का कॉल आया और उसने कहा, विकास, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उस छोटे से गांव के जंगलों में इल्लीगल पेड़ों की कटाई करने के लिए वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें अपने टीम के मेंबर्स के साथ वहां जाकर चेक करना होगा। मैंने कहा, ठीक है सर, लेकिन कब जाना होगा? मेरे हेड ने कहा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, लेकिन संभल के जाना, क्योंकि उस जंगल के बारे में काफी बातें फैली हुई हैं। तुमने तो सुना ही होगा। मैंने कहा, हाँ सुना है, लेकिन मुझे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया और अपने तीनों साथियों को उनके अगले ट्रिप के बारे में बताया। तब अरविंद ने कहा, अरे यार, फिर से जंगल में भटकना पड़ेगा, पता नहीं कब एक दिन की छुट्टी नसीब होगी। मैंने कहा, अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि फॉरेस्ट को सेफ रखना हमारा फर्ज है। विक्रम ने कहा, भाई तेरी बात तो सही है यार, लेकिन यार 1 साल हो गए, हमें एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। जब देखो कोई ना कोई काम में लगा ही देते हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि उस जंगल के बारे में जो बातें फैली हुई हैं वह सच हुई तो? गिरीश ने कहा, मैंने तो सुना है वहां से 5 साल पहले किसी औरत के रोने की आवाज आती थी और शायद बहुत लोग वहां से गायब भी हुए थे। मैंने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो लगता है कि यह सब इल्लीगली पेड़ काटने वालों की चाल है, ताकि वह लोग आराम से पेड़ काटते रहे और कोई उस जंगल में जाए ही ना, ताकि वह लोग पकड़े ना जाए। मेरे दूसरे साथी विक्रम ने कहा, यह सब तो वहां जाकर हम पता लगा ही लेंगे कि माजरा क्या है। चलो तैयारी कर लो। इतना कहकर मैं और बाकी सब तैयारी में लग गए और अगले दिन सुबह होते ही सब लोग जंगल के अंदर जाने के लिए निकल गए। वह एक बहुत छोटा सा गांव था। उस एरिया में जंगल का एरिया बहुत बड़ा था और मुझे मेरे साथियों के साथ इस एरिया की जांच करनी थी। उस गांव तक पहुंचने में सबको दोपहर हो गई थी। जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते के सामने हम सब कार से बाहर निकले। मैंने कहा, 5 बज गए आखिर, चलो सारा सामान निकालो, उसके बाद हमें जल्दी से जांच पड़ताल भी करनी होगी। तो अरविंद ने पूछा, यार इतना बड़ा जंगल है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे हमें यहाँ। मैंने कहा, चिंता मत करो, जंगल के बीच एक काफी बड़ा ताड़ का पेड़ है, वहां पर एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज है, हम रात को वहां ठहर सकते हैं। तो विक्रम ने कहा, तब तो ठीक है भाई, कम से कम रात को जंगल की जमीन पर तो नहीं सोना पड़ेगा। इसके बाद हम सब लोग जंगल में चले गए। जंगल में जाते समय हम चारों साथी आसपास के एरिया की अच्छी तरह से जांच कर रहे थे। तो अरविंद ने कहा, यार ये जंगल कितना भयानक है, जरा देखो तो, यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, अरे यार तुझे भी ऐसा ही लग रहा है? अरे मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अरे पूरा जंगल ही अजीब लग रहा है। हम सबको वहां पर कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन किसी को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। दोपहर का समय था, लेकिन उस समय भी जंगल में बहुत कम रोशनी आ रही थी, क्योंकि पेड़ काफी ऊंचे ऊंचे थे। इस वजह से जंगल में ऐसा लग रहा था मानो रात होने वाली है। हम चारों लोग अच्छे से जंगल की जांच पड़ताल कर रहे थे
और कॉटेज में पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जल्द ही शाम हो गई और उस वजह से जंगल में रोशनी ना के बराबर थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। अब ऐसे में हमें अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी, क्योंकि अंधेरे की वजह से हमें देखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। इस तरह के काम हम सब पहले भी कर चुके थे, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा था। हम लोगों ने अपने हाथों में टॉर्च पकड़ी हुई थी और सब साथ में चल रहे थे। वह जंगल बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, इसलिए उसके बीचों बीच पहुंचने में हमें काफी समय लग रहा था। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हाँ, जंगल से कुछ जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही थी। लेकिन यह आम बात थी और मेरे साथियों के पास बंदूकें भी थी जानवरों से बचने के लिए। सब लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही हमारे साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई। दरअसल हमारे साथ जो कुछ भी उस जंगल में हुआ, वह सब कुछ विक्रम की अनजाने में की गई गलती की वजह से हुआ। बात ऐसी है कि चलते चलते हम लोग एक बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वो पेड़ काफी ऊंचा था और सबने देखा कि उस पेड़ पर लाल धागे बंधे हुए थे। हमें ये देखकर काफी अजीब लगा, क्योंकि हमें पहले भी ऐसा पेड़ मिला था जिसे देखकर सबको बेचैनी सी हो रही थी। तो अरविंद ने उसे देखकर कहा, यह लो, लगता है कि यहाँ आसपास के लोग पूजा पाठ करने भी आते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। तो विक्रम ने कहा, पूजा पाठ करने के लिए जंगल के बीचों बीच कौन आता है, वह भी एक पेड़ की पूजा करने के लिए। गांव के लोग न सच में अंधविश्वासी होते हैं। यह बोलकर विक्रम ने उस पेड़ पर बंधा हुआ लाल धागा तोड़ दिया और उस रात जंगल में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह उस एक गलती के कारण ही हुआ, क्योंकि जंगल में जो भी घटनाएं घटती थीं उसका गहरा राज उस बरगद के पेड़ से ही जुड़ा हुआ था। हम सब लोग वहां से आगे तो बढ़ गए थे, लेकिन अपने पीछे अपनी बर्बादी का कारण छोड़ गए थे। इस बरगद के पेड़ के कुछ दूर जाने के बाद हमें एक और बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर इस तरह के लाल धागे बंधे हुए थे जैसे पिछले पेड़ पर थे। विक्रम को यह देखकर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह अंधविश्वास के खिलाफ था और इसलिए उसने उस पेड़ पर बंधे हुए धागे को भी तोड़ दिया और अपने पैरों तले कुचल भी दिया। हम लोग और आगे गए और एक बार फिर से हमें वैसा ही बरगद का पेड़ मिला। इस बार भी विक्रम ने उस पेड़ के धागे को तोड़ दिया और बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर के बाद विक्रम पूरी तरह थक गया, तो उसने कहा, अरे बस, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। अरे पता नहीं वह कॉटेज इस जंगल के किस कोने में है, मुझ में और ताकत नहीं है। मैंने कहा, लेकिन अभी इतनी रात को हम जंगल में ऐसे ही खुलेआम नहीं बैठ सकते। जंगली जानवरों का खतरा है यहाँ पर। थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे। चलो जल्दी। मेरी बात मानने के अलावा विक्रम के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह मेरे साथ आगे चल दिया। लेकिन कुछ दूर और चलने के बाद विक्रम को बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। वह अपने आसपास की चीजों को बड़ी अजीब तरह से देखने लगा। फिर उसे कुछ समझ आया और उसने हम सबको कहा, 1 मिनट रुको। गिरीश ने बोला, क्या हुआ यार, तुम रुक क्यों गए? विक्रम डर गया था और हकलाते हुए बोला, हम रास्ता भटक गए हैं। हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं। मैंने और बाकी सबने अपने आसपास देखा और हम लोग भी देखकर हैरान हो गए। अरविंद ने बोला, अरे हाँ, हमने तो ये नोटिस नहीं किया, हम सच में रास्ता भटक गए। गिरीश ने कहा, लेकिन हो सकता है कि जंगल में ऐसी कई जगह हो। इतना बड़ा जंगल है, एक जैसा पेड़ तो कई जगह हो सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, विक्रम सही कह रहा है। ये देखो, यहाँ पर भी वह बरगद का पेड़ है जो पीछे मिला था, और इस पर कोई लाल धागा भी नहीं है, क्योंकि विक्रम ने इसमें बंधे लाल धागे को तोड़कर कुचल दिया था। विक्रम ने टॉर्च जलाकर उस धागे को ढूंढने की कोशिश की और सच में उसे वो धागा मिल भी गया, यानी हम लोग उस जंगल से पहले भी गुजर चुके थे। विक्रम ने कहा, अब क्या करें, कोई मैप भी नहीं है हमारे पास और ना ही इस जंगल का कोई आइडिया है, कैसे निकलेंगे अब हम यहाँ से? मैंने कहा, चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, चलो रास्ता ढूंढते हैं। हम सब लोग वापस से उस जगह से आगे बढ़ गए और सही रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह हुई कि हम लोग जिस भी रास्ते को चुनते, वो रास्ता हमें वापस से उसी जगह पर ले आता जहां से हम गुजर चुके थे। विक्रम फिर हार मानकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार एक ही जगह पर क्यों पहुंच जा रहे हैं, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। बाकी सब लोग भी चल चलकर थक चुके थे, इसलिए अब किसी में भी एक कदम आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। विक्रम को देखकर हम सब भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। गिरीश ने कहा,
सुबह उठकर ही रास्ता ढूंढना सही होगा, क्योंकि अंधेरे में हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। सबको गिरीश की बात सही लगी, इसलिए सब लोग अपना सामान एक साइड में रखकर पेड़ के सहारे बैठकर आराम करने लगे। मैंने कहा, हम लोगों में से एक को जागते रहना होगा, ताकि कोई जानवर पास आए तो वह सबको खबर कर सके। इसलिए हम बारी बारी से जागेंगे। पहले मैं रखवाली करता हूँ, तुम सब सो जाओ। मेरी बात मानकर सब लोग सो भी गए। अब लगभग रात के 12:30 बज रहे थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज आ रही। मुझे लगा कि कोई जानवर होगा, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक उठा ली और आसपास नजर रखना लगा। लेकिन जब काफी समय तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं वापस से शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आने लगी तो मैंने विक्रम को उठा दिया और खुद सो गया। विक्रम काफी देर तक अच्छे से आसपास नजर रख रहा था, लेकिन जल्द ही उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई और वह डर गया। वो उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि कोई बरगद के पेड़ के पीछे है और वह तुरंत पेड़ के पीछे देखने लगा। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि आवाज तो पेड़ के पीछे से ही आ रही थी, पर वहां कोई था ही नहीं। विक्रम ने सोचा, यह रोने की आवाज किसकी है? यहाँ पर कौन हो सकता है? आवाज तो किसी औरत की है, लेकिन इतने घने और डरावने जंगल में कोई औरत क्या कर रही होगी? वह इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा और विक्रम डर के मारे चीख पड़ा। मैंने कहा, क्या हुआ यार, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं हूँ, विक्रम ने कहा। तुम उठ क्यों गए? मैंने कहा, वो मुझे किसी की रोने की आवाज आई। तुम्हें सुनाई दे रही है क्या? विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। मतलब यह उसका कोई वहम नहीं था, यह सच था। विक्रम ने कहा, तुम्हें भी सुनाई दे रही है? मैं भी वही सुन रहा था कि कौन है यहाँ। तभी अचानक से मैंने पेड़ के पीछे से एक चेहरे को झांकते हुए देखा और उसे अचानक देखकर मैं डर गया। मैंने विक्रम से कहा, वह देखो, वहां कोई है। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर विक्रम तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे मुड़ने से पहले ही पेड़ के पीछे से वह चेहरा गायब हो गया। विक्रम ने पूछा, कौन था यार? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं जल्दी से पेड़ के पीछे गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और ना ही मैंने वहां से किसी को भागते हुए देखा। मैंने सोचा, ऐसे कैसे कोई अचानक गायब हो सकता है? लगता है मेरी आंखों का धोखा था। विक्रम ने नोटिस किया कि रोने की आवाज भी गायब हो गई है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें कोई देख रहा है, इसलिए मैंने अपनी बंदूक पकड़कर आसपास की जांच करने के लिए निकल गया और विक्रम को वहीं बाकी साथियों की रखवाली के लिए छोड़ गया, जो अभी भी सो रहे थे। मैं उस जगह से ज्यादा दूर नहीं गया था, पर विक्रम की नजर से दूर था। जब मुझे लगा कि वहां कोई नहीं है तो मैं वापस आने के लिए मुड़ गया, पर इस वक्त मेरी नजरें एक औरत पर गई। वह मेरी ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे कि वह रो रही हो। मैं उसे वहां देखकर हैरान हो गया। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाया। उस औरत के लंबे बाल थे, जो कि उसके कमर के नीचे तक आ रहे थे। मैं उसके पास जाने लगा। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ता, वह औरत भी एक कदम आगे बढ़ जाती। मैं उसकी तरफ बढ़ता गया और वह औरत भी पता नहीं कौन सी दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों ही एक बहते हुए नदी के पास पहुंच गए। वो औरत ठीक उस नदी के पास जाकर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मुझे डर लग रहा था। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने पलटकर नहीं देखा। मैंने फिर से कहा, आप जानती नहीं हैं कि इस जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं आ सकता? आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने अचानक से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने इधर उधर देखा और उस औरत ने कहा, मेरे बच्चे डूब गए। यह बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और बिना कुछ सोचे उस नदी के पास चला गया। मैंने देखा कि नदी में ज्यादा पानी है ही नहीं, यानी कोई वहां डूब ही नहीं सकता। मैंने उस औरत की ओर देखा और उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उस औरत के चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, जैसे कि किसी ने उसे बहुत मारा हो। सर से खून बह रहा था और बहुत सारी खरोंचें भी थीं। मैंने उससे पूछा, यह क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? उस औरत ने कहा, उन्होंने बहुत मारा, मेरे बच्चों को भी नदी में डुबो दिया। मैंने पूछा, किसने मारा? क्या हुआ आपके साथ? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस रोती गई। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, देखिए, आप घबराए मत, बताइए क्या हुआ है, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सके। उस औरत ने कहा, मेरे बच्चे वहां हैं, उन्हें बाहर निकालो। उस औरत ने नदी के पानी की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। मैंने बोला, देखिए,
यहाँ कोई नहीं है। उस औरत ने कहा, वह यहीं पर है, मुझे पुकार रहे हैं, देखो, उन्हें बाहर निकालो। मुझे लगा कि वह औरत पागल हो गई है और शायद उसे किसी बात का सदमा लगा हो। मैंने कहा, आपको गलतफहमी हो रही है, देखिए, वहां पर कोई नहीं है। आपको इतनी रात को इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। कहाँ से आई है आप? उस औरत ने कहा, पिछले 5 साल से मैं यही कैद थी। तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस औरत ने फिर एक चौंका देने वाली बात कही। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं सालों से भूखी हूँ, मुझे खून चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं सहम गया और कहा, खून? खून क्यों चाहिए? उस औरत ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं प्यासी हूँ, मुझे खून चाहिए। मुझको यकीन हो गया था कि वह औरत सच में ही पागल है, इसलिए मैंने कहा, अजीब पागलपन है, चलिए जाइए यहाँ से। उस औरत ने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे खून चाहिए। यह बोलकर वह औरत मेरी ओर मुड़ी और गुस्से भरी आंखों से देखने लगी। उसने बोला, 5 साल से खून पीने के लिए तड़प रही हूँ मैं। उन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था, लेकिन अब तुमने मुझे वापस से आजाद कर दिया। मैं डर के मारे पीछे हो गया और उससे पूछा, बोलना क्या चाहती है आप? आपके दिमाग की हालात ठीक नहीं है क्या? कहाँ से आई है आप? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़कर आऊंगा। फिर वो औरत वापस से रोने लगी और कहा, मुझे मेरे घर से निकाल दिया उन लोगों ने और मेरे बच्चों को भी डूबा दिया। मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, सारी बात मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। मैंने कहा, देखिए, अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक हुआ है तो आप मुझे बताइए, हम कानून का सहारा लेकर आपको इंसाफ दिलाएंगे। कानून का नाम सुनते ही उसे पता नहीं क्या हुआ। उस औरत ने अचानक मुझे एक जोरदार तमाचा मार दिया और मेरी गर्दन पकड़कर कहा, कानून? तेरा कानून मुझे इंसाफ दिलाएगा? अरे तेरा कानून सिर्फ पैसे का भूखा है। मैं अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे गले में दर्द होने लगा, क्योंकि पता नहीं कैसे उस औरत के नाखून खुद लंबे होने लगे और मेरी गर्दन में चुभने लगे थे। फिर मैंने नोटिस किया कि उस औरत के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके दांत भी एक पिशाच की तरह नुकीले बन गए थे। मेरा पूरा शरीर उसे देखकर कांप उठा। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मैं उसके चंगुल से छुटने की कोशिश में छटपटा रहा था। मैंने कहा, कौन हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। उस औरत ने कहा, प्रेत आत्मा हूं मैं एक पिशाचिनी हूँ। कभी एक सामान्य औरत हुआ करती थी, पर तुम्हारी इस दुनिया के गंदे लोग और तुम्हारे इस कानून ने मुझे एक प्रेत आत्मा, एक पिशाचिनी बना दिया है, जो बहुत दिनों से भूखी और प्यासी बैठी है, क्योंकि मुझे कैद कर लिया गया था उन बरगद के पेड़ों पर। मैं सालों से सिर्फ बरगद के पेड़ों पर ही भटक रही थी। नीचे तो मैं आज उतर पाई हूँ, और आज तुमने दोबारा मेरे सामने उस कानून और इस दुनिया के गंदे लोगों का नाम लेकर मेरी भूख जगा दी है। यह बोलकर उस पिशाचिनी ने अपने दांत मेरी गर्दन में घुसा दिए और मेरा खून चूसने लगी। मैं बहुत जोर से चीख पड़ा और मेरी बंदूक भी हाथ से छूटकर गिर गई। मेरी आवाज सुनकर शायद मेरे साथी भी उठ गए, जो दूसरी तरफ सो रहे थे। गिरीश और अरविंद ने विक्रम से पूछा, यह चीख तो विकास की थी ना, कहाँ है वह? तो विक्रम ने उन्हें बताया कि मैं आसपास की जगह चेक करने गया हुआ था। अरविंद ने उससे चिल्लाते हुए कहा, अरे उसे अकेले क्यों जाने दिया तुमने? चलो जल्दी देखते हैं, कहीं किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया उसके ऊपर। फिर मेरे तीनों साथी मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ मैं दर्द से तड़प रहा था। मैंने उस पिशाचिनी को दूर हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पिशाचिनी मेरा खून पीने में मग्न थी और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और वह मेरा खून पीती रही। मैं तड़प रहा था। तभी मैंने जमीन पर अपने हाथ पैर मारे और अपना बंदूक पकड़ने की कोशिश की, जिससे मैं शायद उस पिशाचिनी को मार सकूं, या पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। किसी तरह मैंने अपनी बंदूक पकड़ ही ली और उससे जमीन पर ही फायर किया, जिससे सूखे पत्तों में एक चिंगारी सी सुलगी और आग लग गई। पत्तों में लगी हुई आग और शायद बंदूक की आवाज और चिंगारी देखकर एकाएक पिशाचिनी वहां से गायब हो चुकी थी। शायद वह आग से डरती थी और इस तरह उस समय मैंने अपनी जान बचा ली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पिशाचिनी ने मेरे शरीर का सारा खून चूस लिया है। मेरी गर्दन में भयंकर दर्द हो रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, और फिर तुरंत मैं बेहोश हो गया। मेरे साथी मुझे हर जगह तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें मेरा कुछ पता नहीं चल रहा था। उस अंधेरे जंगल में सब लोग इधर उधर जाकर मुझे ढूंढ रहे थे। तभी अरविंद के हाथ से उसका टॉर्च गिर गया
और टूट गया। अरविंद को फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसने विक्रम और गिरीश को आवाज दी तो पता चला कि वह लोग भी उससे अलग हो गए थे। अब अरविंद अंधेरे में ही सबको ढूंढने लगा। दूसरी तरफ विक्रम और गिरीश मुझे ढूंढते हुए उस जगह पहुंच गए जहां मैं बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे देखकर दोनों के होश उड़ गए। दोनों मेरे पास आए और देखा कि मेरी गर्दन में किसी के दांतों के निशान हैं, जहां से काफी खून बह रहा है, और जहां पर दांतों के निशान थे वह जगह काली पड़ गई थी। गिरीश ने कहा, इसे सच में किसी जंगली जानवर ने काटा है। तो विक्रम ने कहा, लेकिन ऐसे कौन काटता है यार? मुझे लग रहा है किसी जहरीले सांप ने काट लिया इसे। तो गिरीश ने बोला, अरे सांप के काटने पर गर्दन में इतने बड़े गड्ढे नहीं होते हैं, जरा देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने अपने दांत ही घुसा दिए हो। अब क्या करें हम? तो गिरीश ने कहा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगर शरीर में जहर फैल गया तो मुझे नहीं लगता कि यह रात भर सरवाइव कर पाएगा। लेकिन इस वक्त कैसे लेकर जाएंगे इसे जंगल के बाहर? विक्रम ने बोला, हमें जल्दी से अपनी हेल्प टीम बुलानी पड़ेगी। चलो जल्दी से हमें अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वह दोनों मुझे वापस से बरगद के पेड़ के पास ले जाने लगे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि अरविंद भी वहां पर नहीं है। तो विक्रम ने कहा, अरे अब ये अरविंद कहाँ गया? एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है, अब उसे कहाँ ढूंढे? तो गिरीश ने कहा, तुम इसे लेकर जाओ, मैं अरविंद को देखता हूँ। गिरीश मुझे लेकर उस पेड़ की तरफ चल दिया और विक्रम अरविंद को ढूंढने लगा। और अरविंद को ढूंढते ढूंढते विक्रम भी उस नदी के पास ही पहुंच गया। विक्रम ने सोचा, बड़ी प्यास लगी है और सामने ही नदी है, तो थोड़ा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। लेकिन कहीं इस नदी का पानी जहरीला हुआ तो? मुझे नहीं पता यह कौन सी नदी है और कहाँ से यह पानी आ रहा है, ऐसा विक्रम सोच रहा था। लेकिन उसका गला भी सूख रहा था। फिर उसने सोचा, एक घूंट पानी पीने में क्या ही बुराई है। और पानी पीने ही वाला था कि उसे पीछे से आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि खून से लथपथ एक औरत उसके सामने खड़ी है और वो रो रही है। उसे अचानक अपने सामने देखकर वह डर गया था। डरते डरते विक्रम ने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी यह हालत किसने की? उस औरत ने कहा, वो मेरे बच्चे डूब गए, उन्हें बाहर निकालो। विक्रम ने पूछा, कहाँ डूब गए? उस पिशाचिनी, जिसे कि विक्रम अभी एक सामान्य औरत समझ रहा था, ने पानी की ओर इशारा किया और विक्रम ने पानी में देखने की कोशिश की। उसने कहा, यहाँ कोई नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चे इसमें गिर गए हैं तो अब तक तो मर चुके होंगे। लेकिन यह बात सुनकर उस पिशाचिनी के चेहरे का रंग बदल गया और वह गुस्से में तमतमा गई। उसकी परछाई अचानक उस पानी में दिखने लगी। विक्रम एकाएक घबरा गया कि यह क्या हो रहा है और पानी के अंदर किसकी परछाई दिख रही है? इतनी भयानक कौन औरत है? फिर वह जैसे ही वापस पीछे की ओर मुड़ा, पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। शायद विक्रम के हाथ में बंदूक था, इसीलिए पिशाचिनी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह आग से डरती थी। उस वक्त उसकी जो हालत हुई वह उसे बयां भी नहीं कर पा रहा था कि तभी नदी के पानी के अंदर से विक्रम को अरविंद की आवाज सुनाई पड़ी। विक्रम, विक्रम, मैं यहाँ हूँ, नदी की ओर देखो, मैं यहाँ फंसा हूँ। अरविंद की आवाज सुनकर विक्रम घबरा गया और अपनी बंदूक को किनारे पर रखकर नदी के अंदर देखने लगा ताकि अरविंद को बचा सके। लेकिन नदी के अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। पिशाचिनी की परछाई अभी भी वहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, नदी के पानी से एक लंबा हाथ बाहर आया और उसके सर को पकड़कर पानी के अंदर खींचने लगा। वह लगातार जोर लगा रहा था और पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बंदूक भी उसने किनारे पर रख दी थी और वह अपनी बंदूक भी नहीं ले पा रहा था। उसकी सांस रुक गई थी और शायद वह 10 सेकंड और पानी के अंदर रहता तो उसकी जान चली ही जाती। लेकिन उसकी मौत उस रात नहीं लिखी थी। अरविंद ठीक उसी समय वहां पर आ गया और उसने विक्रम को मौत से लड़ते देख लिया। अरविंद ने बिना समय गवाए विक्रम को जोर लगाकर नदी से ऊपर खींच लिया, क्योंकि अभी तक अरविंद को पिशाचिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही उसका आमना सामना हुआ था पिशाचिनी से। और गिरीश भी अब तक पिशाचिनी से अनजान मेरी जान बचाने में लगा हुआ था। बस मैं और विक्रम थे जिन्होंने पिशाचिनी का सामना किया था। विक्रम का चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया था, हर जगह खरोच लगी हुई थी। वह तो भगवान का शुक्र है कि वह बच गया। वह हाँफ रहा था और अरविंद उसे संभाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेरी हालत बिगड़ रही थी। गिरीश मुझे उस पेड़ के नीचे वापस लेकर आ गया था
और जल्दी से हेड ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। गिरीश बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में अरविंद भी विक्रम को लेकर वहां पर आ गया। विक्रम की हालत देखकर गिरीश हैरान हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे और विक्रम के साथ क्या हो रहा है और किसने किया है, क्योंकि विक्रम भी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वह काफी डरा हुआ था और मैं तो बेहोश ही पड़ा था। स्थिति को देखते हुए गिरीश ने पहले मेरी चोट पर पट्टी बांधी ताकि खून रुक सके। थोड़ी देर में विक्रम थोड़ा स्थिर हुआ तो उसने अरविंद और गिरीश को वह सारी बातें बताई जो उसके साथ हुई थी। सब लोग बेहद डर गए थे। उसकी बातें सुनकर उन्हें भी यह समझ आ गया कि मेरी यह हालत भी उस पिशाचिनी की वजह से ही हुई थी। काफी कोशिश करने के बाद हेड ऑफिस से कांटेक्ट हो गया और गिरीश ने उन्हें सारी बातें बताकर मदद मांगने की कोशिश की। हेड ने कहा, इतनी जल्दी तुम लोगों तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच पाएगी। मैं गांव के लोगों से बात करके देखता हूँ। अब वो लोग ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब तक तुम लोग वहीं रहना जहां पर हो, गिरीश ने बोला। तब तक तो विकास की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। हमें खुद जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके बाद गिरीश और अरविंद मुझे और विक्रम को लेकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने अपनी बंदूकें हाथ में पकड़ रखी थी। शायद इस वजह से पिशाचिनी उनके करीब नहीं आ रही थी, या फिर शायद अब उसकी भूख और प्यास मिट चुकी थी मेरा खून पीकर, इसलिए वह शांत थी। वह लोग बहुत डरे हुए थे और जल्दी जल्दी जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे। बीच में उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलते रहे। इसके बाद अचानक उन्हें अपने पीछे की ओर से पिशाचिनी के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। देखो, यहाँ से मत जाओ, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे डूब गए हैं, उन्हें नदी से बाहर निकाल दो, यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरविंद और गिरीश थर थर कांप रहे थे। विक्रम और मैं उनके कंधों के सहारे थे। मैं तो लगभग बेहोश ही था। मेरा सारा भार गिरीश ने संभाल रखा था, लेकिन शायद मुझे कुछ महसूस हो रहा था। मुझे उस पिशाचिनी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने मरी मरी सी आवाज में गिरीश से कहा था, बंदूक मत छोड़ना, बंदूक मत छोड़ना, वह आग से डरती है। गिरीश और अरविंद ने अपनी बंदूक के कस के पकड़ रखी थी और विक्रम ने भी अपनी बंदूक पकड़ रखी थी। मेरी बंदूक गिरीश के बैग में पीछे डली हुई थी। शायद इसलिए पिशाचिनी करीब नहीं आ रही थी, पर वह हमें जंगल के बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। वो उनके साथ साथ हवा में उड़ रही थी और लगातार अपने बच्चों को बचाने की बात कर रही थी। अरविंद ने कहा, चलो जल्दी जल्दी चलो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। उसकी बात सुनकर सब लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। मैं तो बेहोश था, इसलिए वो लोग ही मुझे अपने कंधे के सहारे लेकर जा रहे थे। फिर करीब 2 घंटे लगे हमें उस जंगल से बाहर निकलने में। जंगल के बाहर निकलने के बाद भी हमें वह आवाज आ रही थी। इसके बाद वह लोग मुझे गांव लेकर गए, जहां एक वैद्य ने मेरा इलाज किया। हमारे ऑफिस से टीम आने वाली थी हमारी मदद के लिए। जितना हो सकता था गांव वालों ने हमारी मदद की। अरविंद, विक्रम और गिरीश ने गांव वालों को बताया कि हमारे साथ जंगल में क्या क्या हुआ और कैसे हम बाहर आए। सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि वह पिशाचिनी कौन थी और वहां कैसे आई और उसकी वैसी हालत कैसे हुई। गांव वालों ने उस पिशाचिनी की कहानी हमें बताई। गांव वालों ने बताया कि आज से 6 साल पहले वह एक सामान्य औरत थी जिसका नाम सुषमा था। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ गांव में ही रहा करती थी। 2 साल हुए थे उसकी शादी को और 2 साल में उसने 2 बेटियों को पैदा किया था। उसके पति ससुराल वाले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे, क्योंकि सुषमा की 2 बेटियां थीं और उसके घर वालों को बेटे चाहिए थे, और इस वजह से वह सुषमा को बहुत मारा करते थे। एक दिन उन लोगों ने सुषमा को इतना मारा कि वह दोनों बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन उसके पति ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके परिवार वालों ने उसके दोनों बच्चों को जंगल के नदी में डुबाकर मार डाला और उसके बाद सुषमा को भी तड़पा तड़पा कर मार डाला। तब से उसकी आत्मा पिशाचिनी बनकर जंगल में भटक रही है। एक एक करके 1 साल के अंदर उसने अपने पति और अपने सारे ससुराल वालों को मारकर अपना और अपने बच्चों का बदला ले लिया, और धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आ चुका था कि सुषमा की आत्मा ही उस जंगल में है जो उन लोगों को मार रही है। लेकिन गांव वाले संतुष्ट थे
कि वह अपना बदला ले रही है। उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन अपने घर वालों को मारने के बाद सुषमा, जो कि अब पिशाचिनी बन चुकी थी, वह मासूमों का भी शिकार करने लगी थी। अगर गलती से भी जंगल में कोई चला जाता था तो वह जीवित नहीं बचता था। इसलिए हम लोगों ने आज से 5 साल पहले एक महात्मा जी से पूजा करवा के उसकी आत्मा को बरगद के पेड़ों से बांध दिया था। महात्मा जी ने सारे बरगद के पेड़ों पर लाल धागे बांध दिए थे और बोला था कि जब तक इन सारे बरगद के पेड़ों पर लाल धागे बंधे हैं, वह इन पेड़ों से नीचे नहीं उतर पाएगी। बस यह धागे कभी इन पेड़ों से हटने नहीं चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आज वह दोबारा कैसे आजाद हो गई और आप लोगों को मारने की कोशिश की। यह तो आप लोग बहुत भाग्यशाली थे कि उसकी पकड़ से बच गए और जिंदा इस जंगल से बाहर निकल आए, वरना उसके रहते इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना संभव नहीं था। अब विक्रम को अपनी गलती का अंदाजा हो रहा था, क्योंकि उसने ही सारे बरगद के पेड़ों से उन लाल धागों को तोड़ा था जिससे वह पिशाचिनी आजाद हुई थी। क्योंकि वह इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा था क्योंकि उसने खुद उसका सामना किया था। खैर, हमारी टीम भी आ चुकी थी और हमें लेकर शहर की ओर निकल चुकी थी। मैं 2 दिनों तक बेहोश था और 2 दिनों के बाद जब मुझे होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। मेरे सामने विक्रम, अरविंद और गिरीश भी खड़े थे। वह लोग जानना चाहते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, और जब मैंने अपने साथ हुई घटना को बताया तो उनकी रूह कांप गई। डॉक्टर भी जानना चाहते थे कि मुझे कौन से जानवर ने इतनी बुरी तरह से काटा है कि मेरे शरीर से लगभग सारा खून ही निकाल लिया है। पर डॉक्टर को मैं क्या ही बताता, वह तो शायद मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करते। इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं पता मेरी ये हालत कैसे हुई है, क्योंकि मैं एकाएक जंगल में बेहोश हो गया था। क्योंकि मेरी बातों का यकीन तो वही करता ना जिसका सामना ऐसी चीजों से होता है। खैर, मेरा इलाज हो रहा था और मैं रिकवर भी कर रहा था। आज 25 साल बीत चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर शायद कोई यकीन न करे, पर जिस पर बीतती है वही जानता है। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे दिल की गहराइयों में छुपे उस राज को, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।